नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे और आपके घर से जुड़ा है। हम सभी को लगता है ना कि हमारा घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, बाहरी दुनिया की सारी परेशानियों से दूर, एकदम सेफ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस विश्लेषण में हम घर की चारदीवारी के अंदर छिपे उन अनदेखे खतरों को डिकोड करेंगे जो इस सुरक्षा के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। जरा सोचिए, बाहर की दुनिया के खतरों से बचने के लिए तो हम घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन क्या ये मजबूत दीवारें और ताले हमें उन अदृश्य और मनोवैज्ञानिक खतरों से बचा सकते हैं जो सीधे हमारे दिमाग और भावनाओं पर हमला करते हैं? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हम दो बिल्कुल अलग लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के जरिए समझेंगे कि कैसे घर की सुरक्षा कई बार सिर्फ एक भ्रम साबित होती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि खतरे कैसे दो बिल्कुल अलग अलग रूप ले सकते हैं। एक तरफ देखिए इंदौर की वो घटना जो एक दिखाई देने वाले पारिवारिक विवाद का नतीजा थी, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का वो मामला जो पूरी तरह से अदृश्य था, एक ऐसी साइबर घुसपैठ जिसने एक महिला को उसके ही घर में बंधक बना लिया। ये दोनों मामले हमें बताते हैं कि खतरा सिर्फ वो नहीं है जो हमें सामने से दिखता है, बल्कि वो भी है जो चुपचाप हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर जाता है। बंद दरवाजों के पीछे की त्रासदियां। अब अगर इंदौर वाले मामले की गहराई में जाएं, तो पुलिस जांच से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। बाहर से देखने पर यह परिवार एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे महीनों से लगातार एक छिपा हुआ तनाव पल रहा था। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल रही थीं। पड़ोसियों ने कई बार चेतावनियां भी दी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर अचानक एक दिन ये दबा हुआ गुस्सा बेकाबू हो गया, जिसका अंजाम एक बेहद दर्दनाक त्रासदी के रूप में सामने आया। ये साबित करता है कि लंबे समय तक दबा हुआ मानसिक तनाव कितना घातक हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट का भ्रम। अब रुख करते हैं उस दूसरे मामले की तरफ। महाराष्ट्र की यह घटना दिखाती है कि घर से काम कर रही एक आम मध्यम वर्गीय इंसान की जिंदगी पलक झपकते ही कैसे बदल सकती है। शुरुआत होती है महज कुछ मिनटों के एक अज्ञात टेलीकॉम कॉल से। फिर कुछ ही घंटों में उस कॉल को एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बात यही नहीं रुकती, कुछ ही दिनों में ये एक फर्जी पुलिस वीडियो कॉल में बदल जाता है, और फिर हफ्तों तक सुरक्षित खाते के नाम पर जबरन वसूली का खेल चलता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि इंसान को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट भला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से एक फर्जी कॉन्सेप्ट है। साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए लोगों को एक तरह की मनोवैज्ञानिक कैद में डाल देते हैं। वो लगातार निगरानी रखते हैं और तुरंत गिरफ्तारी या गंभीर कानूनी कार्रवाई का इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि इंसान अपने ही घर के अंदर खुद को एक कैदी महसूस करने लगता है। साइबर जबरन वसूली के कार्यप्रणाली। ये अपराधी हमारे और आपके मनोविज्ञान के साथ बहुत ही शातिर तरीके से खेलते हैं। जरा सोचिए, जब कोई वीडियो कॉल उठाता है और सामने पुलिस की वर्दी या सरकारी फाइलें दिखाई देती हैं, तो तुरंत एक असली अथॉरिटी का भ्रम पैदा हो जाता है। फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग और एफआईआर जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाला तुरंत दहशत में आ जाता है। उसका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और सबसे भयानक हिस्सा, वो परिवार को फंसाने की धमकियां देते हैं, जिससे पीड़ित पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और नियंत्रण। उन्होंने 24 घंटे वीडियो कॉल चालू रखा। जरा कल्पना कीजिए, खाने और सोने तक की आदतों पर नजर रखी जा रही थी। बाहरी दुनिया से बातचीत करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हर पल उस महिला को यह एहसास दिलाया जा रहा था कि वो एक अपराधी है। इस कदर डरा दिया गया कि वो पूरी तरह से उनके आदेशों के अधीन हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा गंभीर मानसिक उत्पीड़न है जो किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख दे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये स्कैमर्स आखिर इस डर का फायदा उठाकर लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई लूटते कैसे हैं। इनका एक बहुत ही सेट और सिस्टमैटिक तरीका है। स्टेप 1, वो टैक्स क्लियरेंस के नाम पर एक छोटी सी रकम मांगते हैं, ये भरोसा दिलाकर कि जांच पूरी होते ही पैसा वापस मिल जाएगा। फिर स्टेप 2 में बैंक वेरिफिकेशन का बहाना बनाया जाता है, और फाइनली स्टेप 3 तक आते आते कोर्ट फीस और सुरक्षित खातों के नाम पर पीड़ित के सारे बैंक खाते पूरी तरह से खाली कर दिए जाते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है, 93 लाख रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस महिला के जीवन भर की कमाई और उस भारी भरकम नुकसान का प्रतीक है जो उसने झेला।
दहशत और भयंकर दबाव में आकर सारी सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यहां तक कि लोगों से उधार लिया हुआ पैसा तक ट्रांसफर कर दिया गया। और जैसी पैसे खत्म हुए, सारे नंबर बंद और वो अपराधी रातों रात गायब हो गए, बिल्कुल हवा में। डिजिटल सुरक्षा सत्यापन चेकलिस्ट। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इन खतरनाक डिजिटल घोटालों को समय रहते पहचानना और खुद को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात यह है कि साइबर पुलिस ने कुछ बहुत ही स्पष्ट वार्निंग्स और गाइडलाइंस जारी की हैं। आइए इस जरूरी चेकलिस्ट को समझते हैं, ताकि अगर कभी कोई संदिग्ध कॉल आए तो पता हो कि वास्तव में क्या कदम उठाने हैं। इन 3 बातों को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। फैक्ट नंबर 1, भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, यह 100% फर्जी है। फैक्ट नंबर 2, कोई भी असली पुलिस या सरकारी एजेंसी कभी भी किसी भी नागरिक को वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तार नहीं करती। और फैक्ट नंबर 3, कोई भी असली जांच एजेंसी कभी भी आपसे सिक्योर अकाउंट के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने की डिमांड नहीं करेगी। अगर ऐसी कोई भी मांग होती है तो बिना सोचे तुरंत कॉल काट दें और सीधा साइबर पुलिस को रिपोर्ट करें। बस यही सबसे सुरक्षित तरीका है। आज के इस विश्लेषण के अंत में ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि तकनीक ने कैसे हमारे घरों की सुरक्षा के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। पहले खतरे सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देते थे, लेकिन आज चाहे वो पारिवारिक तनाव हो या कोई अदृश्य डिजिटल हमला, ये फोन की स्क्रीन के जरिए सीधे हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर जाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी अपनी जागरूकता की कमी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? याद रखिए, सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा और एकमात्र बचाव है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।